हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। दिस साइड मनीषा राव। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहने वाला है बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा, जैसा कि आपको थंबनेल से पता भी लग गया होगा। तो सबसे पहले आज अहोई अष्टमी पूजन है। आप सभी लोगों ने भी व्रत किया होगा, तो मैं आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की शुभकामनाएं देती हूँ और आपके बच्चों की लंबी उम्र की मैं आशा करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आप लोगों को मेरी वॉइस में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो नहीं रही होगी। कल आप लोगों की क्लास में नहीं ले पाई बिकॉज ऑफ वॉइस, क्योंकि जो ठंड की वजह से जो गला है वो बिल्कुल जाम हो रखा था, तो इसलिए मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पाई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूंगी क्योंकि कल भी हमारी क्लास नहीं हो पाई थी। तो सबसे पहले आप लोगों को जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मैंने आपको बता दिया है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं भाई, हिंदी में बोलते हैं प्रगतिशील शिक्षा। एंड जो हमारा हिंदी में दूसरा हमारा रहेगा चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, यानी बाल केंद्रित शिक्षा। तो उसको समझने से पहले आपको कुछ टर्म्स है उनको समझना जरूरी है। आप लोगों को कनेक्ट करते हुए पढ़ाती हुई चलूंगी, तो बिल्कुल भी आप लोग टॉपिक की टेंशन मत लीजिएगा। तो सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता क्या है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको वॉइस में आज भी हो सकती है क्योंकि पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए क्लास मैंने रिकॉर्ड कर दी। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में फ्रेंड्स क्या होता है कि शिक्षण है वो एक क्या है भाई, एक कार्य है जिसके अंदर एक जो मानव है वही क्या करता है, मानव का निर्माण करता है। शिक्षण कार्य में बालक को सही दिशा दी जाती है। अब मैं आपको जो करवा रही हूँ, मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ भाई, पेडागोजी पढ़ा रही हूँ। क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि आपका जो एस्टेट का एग्जाम है 2-3 दिसंबर का, उसके अंदर पेडागोजी आने वाली है। तो मैं आप लोगों को एक सही दिशा देने की कोशिश कर रही हूँ। यही हमारा क्या चल रहा है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रही है। शिक्षण क्या है भैया, एक समस्या है एक प्रकार से। क्यों है? क्योंकि जो एन एन मुखर्जी हैं वो भी कहते हैं कि जो शिक्षण कार्य है वो एक चाय के प्याले के समान नहीं है कि भाई आया और उसको पी लिया। उससे पहले हमें सोचना पड़ता है क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है। अब जो मेरे टॉपिक है ये आपको पढ़ा रही हूँ, क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि भैया आपके सिलेबस में है। किसको पढ़ा रही हूँ मैं? एस्टेट के एस्पिरेंट्स को पढ़ा रही हूँ। जरूरी नहीं है ना कि मैं ये जो क्लास है ये 5th क्लास के बच्चे को पढ़ा दूं। तो ये इन सब चीजों के बारे में सोचना पड़ता है। तो इसीलिए जो शिक्षण है उसको एक सामान्य कार्य नहीं बताया गया है। जो एन एन मुखर्जी हैं उनका कहना है कि जो शिक्षण कार्य है वो चाय के प्याले के समान नहीं है, बल्कि ये क्या है कि कला और विज्ञान है। शिक्षण अधिगम को पढ़ाने को, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्या माना गया है, कला और विज्ञान माना है। कि इसके अंदर कला भी होनी चाहिए और विज्ञान भी होनी चाहिए, तभी हम क्या करवा सकते हैं, अच्छे से शिक्षण प्रक्रिया को करवा सकते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के लिए कम से कम कितने व्यक्ति चाहिए भाई? 2 चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि भाई फर्स्ट क्या होगा, जो शिक्षण प्रदान करेगा, ठीक है, यानी शिक्षक होगा। और दूसरा कौन सा होगा, शिक्षार्थी, जिसको हमें नॉलेज देनी है। तो 2 आदमियों की जरूरत तो कम से कम होनी ही चाहिए इसके अंदर। जो मोरिशन है वो क्या कहते हैं कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक अधिक परिपक्व व्यक्ति, एक क्या होता है इसके अंदर, मैच्योर्ड पर्सन होगा, एक क्या होगा भाई, परिपक्व व्यक्ति होगा, और एक क्या होगा, कम परिपक्व। परिपक्व तो वो भी होगा, लेकिन वो क्या होगा भाई, कम परिपक्व होगा। और ये क्या होगा, अधिक परिपक्व होगा, अधिक इसको ज्यादा नॉलेज होगी। और इनके बीच में होने वाली अंतः क्रिया को क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। ऐसी डेफिनेशन किन्होंने दी है, मोरिशन ने दी है। तो ये डेफिनेशन भी आप थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आता है जैक्सन। जैक्सन कहते हैं कि भाई एक तो क्या होगा, परिपक्व व्यक्ति होगा, और एक क्या होगा, अपरिपक्व, अनमैच्योर्ड होगा। तो उन दोनों के बीच में जो अंत्य क्रिया होगी, परिपक्व में कौन हो गया, शिक्षक, और अपरिपक्व में कौन हो गया भाई, शिक्षार्थी। तो इनके बीच में जो इंटर कनेक्शन होगा, जो अंत्य क्रिया होगी, उसी को क्या कहा गया है, शिक्षण प्रक्रिया कहा गया है। तो ये सब तो चीजें थी, बेसिक चीजें। अब मैं बताती हूँ आपको जिस मेन मुद्दे की हम बात करने वाले हैं। तो मैं टॉपिक को आपको किस प्रकार से कनेक्ट करूंगी, आप लोग देखते चलिएगा, ठीक है। आता है शिक्षण प्रक्रिया का दृष्टिकोण। तो देखिए भाई, जो पहले जो प्राचीन समय था, एडम्स जो थे प्राचीन काल में, एडम्स ने क्या दिया था, द्विमुखी दिया था। क्या दिया था भाई, द्विमुखी, जिसको क्या बोलेंगे भाई, बाइपोलर। क्या बोलेंगे, बाइपोलर। कि जो मैंने आपको बताया कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको क्या कहा गया भाई, एक बाइपोलर प्रोसेस कहा गया। क्या कहा गया, बाइपोलर प्रोसेस कहा गया। लेकिन अब बाइपोलर नहीं कहा जाता है, अब क्या कहा जाता है, ट्राइपोलर। वो भी मैं बताऊंगी वो कैसे कहा जाता है। पहले इसको बाइपोलर प्रोसेस कहा गया, ठीक है। बाइपोलर यानी द्विमुखी, जिसके कितने सिरे हों, 2 सिरे हों। एक तो उसमें क्या कौन होते थे भाई, गुरु होते थे। बच्चे कहाँ जाकर के शिक्षण करते थे, गुरुकुल में जाकर के शिक्षण करते थे। तो एक तो गुरु होता था और एक क्या होता था, शिष्य होता था।
तो इस ये कितने ध्रुव बन गए भाई, 1 और 2। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, बाइपोलर, कि गुरु है वो अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान देकर के क्या करता था भाई, दूर करता था। तो गुरु और शिष्य के बीच में प्रक्रिया होती थी, इसको क्या कहा गया, बाइपोलर प्रोसेस कहा गया। एडम्स ने ये विचार दिए थे। तो आप लोगों से पूछ सकता है कि प्राचीन काल में जो शिक्षण प्रक्रिया थी वो बाइपोलर थी या ट्राइपोलर थी, तो वो क्या थी भाई, बाइपोलर थी। ओके, क्लियर है। वो बाइपोलर में दो पोल्स कौन कौन से थे, गुरु और शिष्य। क्लियर। लेकिन जिस हम मॉडर्न एजुकेशन की आज के टाइम पे बात करते हैं, पाश्चात्य दर्शन के अनुसार बात करते हैं, जो आज के टाइम पे हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कैसा है हमारा भाई, ट्राइपोलर, त्रिमुखी प्रणाली है। ट्राइपोलर प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, ट्राइपोलर प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होंगे भाई, हमारे 3 पोल्स होंगे। 3 पोल्स में हमारे कौन कौन होंगे भाई, एक तो हमारा क्या होगा, टीचर होगा, है ना। दूसरा हमारा क्या होगा भाई, लर्नर होगा, सीखने वाला होगा। और तीसरा हमारा क्या रहेगा भाई, विषय वस्तु रहेगी, या फिर हम बोल सकते हैं हमारा क्या रहेगा भाई, एनवायरमेंट, जिस समाज में हम रहते हैं। ठीक है। इस प्रकार से जो ट्रायंगल जो प्रोसेस है उसका चलन हो गया है आज के टाइम पे। तो आज के टाइम पे आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न जो एजुकेशन है वो कैसी है, ट्राइपोलर है। ओके, क्लियर। अगर आप लोगों को वॉइस कम लग रही है तो आप लोग अपने फोन की जो वॉइस है उसको ज्यादा कर सकती हैं। ओके। देखिए इसके अंदर क्या है भाई, शिक्षक और शिक्षार्थी तो कैसे साधन है, मानवीय संसाधन है। जबकि जो विषय वस्तु हमारे पास रहेगी वो हमारी कैसी होगी, भौतिक संसाधन रहेगी। क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखिए भाई, अब आ जाता है हमारे जो मैं आपको जो आज टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, हमारा क्या है भाई, प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा है। उसकी जो शुरुआत है, एक सेकंड रुको, इसको थोड़ा सा मैं सही कर लेती हूँ, है ना। अब क्लियर है ना। इसकी जो शुरुआत है भाई वो किसने की है, जॉन डीवी ने की है। किसने की है, जॉन डीवी ने। किसकी शुरुआत की है, जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जिसको आज के टाइम पे हम क्या कहते हैं भाई, प्रगतिशील शिक्षा। क्या कहते हैं, प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जो कि आपका एचटेट का टॉपिक है। तो ये टॉपिक आपको करना जरूरी है। तो इसके अंदर हम देखेंगे, देखिए जॉन डीवी जो है उन्होंने क्या बताया है कि जो बाल केंद्रित जो शिक्षा है, आज के टाइम पे जो शिक्षा चल रही है वो कैसी है भाई, ट्राइपोलर प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, ट्राइपोलर, यानी त्रिमुखी है, त्रिध्रुवीय क्रिया है। कैसी क्रिया है, त्रिध्रुवीय क्रिया, या हिंदी में जिसको हम क्या बोल सकते हैं, त्रिमुखीय क्रिया। इंग्लिश में नाम ध्यान रखिएगा, ट्राइपोलर प्रोसेस। ट्राइपोलर प्रोसेस कैसे है, अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी, और ये हुए हैं हमारे बीएस ब्लूम साहब। तो इन्होंने क्या बताया है, और जो जॉन डीवी है उन्होंने क्या बताया है, देखिए जॉन डीवी क्या बताते हैं भाई, एक क्या होता है, टीचर होता है, शिक्षक होता है। बीएस ब्लूम भी कहते हैं भाई एक क्या रहेगा हमारा, टीचर रहेगा। दूसरा हमारा क्या रहेगा भाई, शिक्षार्थी, लर्नर रहेगा। तो बीएस ब्लूम भी कहते हैं दूसरा हमारा क्या रहेगा, शिक्षार्थी रहेगा। लेकिन जो जॉन डीवी है वो क्या कहते हैं, जो तीसरा जो हमारा ध्रुव है वो क्या है भाई, हमारा समाज है, हमारा क्या है भाई, वो एनवायरमेंट है। तीसरा हमारा क्या है, एनवायरमेंट। जबकि बीएस ब्लूम किसकी बात करते हैं, पाठ्यक्रम की बात करते हैं, कैरिकुलम की बात करते हैं, आपके सिलेबस की बात करते हैं। ठीक है। तो ये जो धारणा है ये तो किसने दी है, बीएस ब्लूम ने दी है। क्या क्या ध्रुव बताए हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, बीएस ब्लूम ने। लेकिन ये कैसा दृष्टिकोण था, एक संकुचित दृष्टिकोण था। क्यों था भाई, सिर्फ हमें पाठ्यक्रम को थोड़ी ना समझना है, हमें तो हर प्रकार की नॉलेज होनी चाहिए ना, हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मतलब हमारा ऑल ओवर डेवलपमेंट होना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा तो उसी की बात करती है, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती है। तो ये हमारा क्या है भाई, एक नैरो थिंकिंग है, ये हमारा क्या है कि संकुचित दृष्टिकोण है। ओके। जबकि इसी बारे में जो हमारा व्यापक दृष्टिकोण दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है, जॉन डीवी के द्वारा दिया गया है, जो किसकी बात करते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और समाज की बात करते हैं। ओके। बीच में हमारी क्या रहेगी भाई, शिक्षण प्रक्रिया रहेगी। शिक्षक, शिक्षार्थी और समाज, इन तीनों को क्या जोड़ती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जोड़ता है। कौन जोड़ता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जोड़ता है। फ्रेंड्स आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूंगी अगर आपको थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस हो रहा हो, तो मैं काफी कोशिश करती हूँ कि कोई भी बीच में डिस्टर्ब ना करें, लेकिन आपको समझ सकते हैं कि गांव का माहौल है तो थोड़ा बहुत हो जाता है, तो प्लीज उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया भाई, जॉन डीवी क्या बताते थे, बीएस ब्लूम क्या बताते थे। बीएस ब्लूम ने पाठ्यक्रम को तीसरा चर माना था, जबकि जो हमारी जॉन डीवी है वो पूरे एनवायरमेंट को हमारा क्या मानते हैं भाई, तीसरा चर मानते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ट्राइपोलर प्रोसेस आपको समझ में आ गया। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किस किस के बीच में होगी भाई, एक शिक्षक होगा, एक शिक्षार्थी होगा और एक हमारा क्या होगा, समाज होगा। लेकिन जो बीएस ब्लूम थे वो क्या कहते थे भाई, हमारा सिलेबस होगा। ठीक है। तो उनकी जो थिंकिंग थी वो क्या थी, नैरो थिंकिंग थी। जबकि जॉन डीवी है वो क्या करते हैं, चीजों को ज्यादा एलोबरेट करते हैं।
ज्यादा उनको मतलब व्यापक दृष्टिकोण है वो किनका है, जॉन डेवी का है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब आगे लेकर के चलूं आपको, यहाँ तक क्लियर है तो आगे देखिएगा। अब देखो यहीं पे बता देती हूँ। अब भाई जो शिक्षक है, शिक्षक को आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षक इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है या वेरिएबल है। तो भाई जो शिक्षक है वो कैसा है, इंडिपेंडेंट है। शिक्षक कैसा होता है, स्वतंत्र चर होता है। शिक्षक कैसा चर होता है, स्वतंत्र। जबकि जो शिक्षार्थी है वो किस पे डिपेंड होता है, भाई शिक्षक उसको जो चीज सिखाएगा उसके ऊपर डिपेंड है। तो शिक्षार्थी क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। शिक्षार्थी क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। काफी बार इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बने हैं, तो आपको ध्यान रखना है। पूछा जाएगा जो टीचर है वो कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट या इंटरमीडिएट। तो कौन सा है भाई, इंडिपेंडेंट। जबकि जो हमारा समाज होगा वो कौन सा हो जाएगा, इंटरमीडिएट वेरिएबल। क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट। क्योंकि जो शिक्षक और शिक्षार्थी है उनके बीच में जो प्रोसेस हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, समाज के लिए, एनवायरमेंट के लिए हो रहा है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट वेरिएबल। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, वेरिएबल्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यही बताया गया कि जो टीचर है उसको क्या कहा गया है भाई, स्वतंत्र चर। जो एनवायरमेंट है हमारा उसको क्या कहा गया है, मध्यस्थ चर। क्योंकि टीचर और स्टूडेंट एनवायरमेंट के थ्रू ही क्या करते हैं भाई, मध्यस्थता करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। इंटरमीडिएट चर इसको कहा जाएगा। जबकि जो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट चर की बात करें, डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें, आश्रित चर की बात करें, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टूडेंट। क्योंकि स्टूडेंट किसके ऊपर डिपेंड है, टीचर के ऊपर डिपेंड है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अभी जो मैं आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बता रही थी, तो उसके अंदर आ जाता है फेस ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग का फेस क्या क्या होते हैं। अब जैसे कि मैं आपको टीच करवा रही हूँ तो इसके भी क्या होंगे भाई, फेस होंगे। तो वो फेस कौन कौन से हुए, प्री एक्टिव फेस, इंटरएक्टिव फेस और पोस्ट एक्टिव फेस। वो देखो किस प्रकार से हुआ। प्री एक्टिव फेस यानी लेसन प्लान, जो मैंने आप लोगों के लिए पीपीटी तैयार की है, जो मैंने नोट्स तैयार किए हैं, नोट्स से मुझे याद आ गया कि अगर आप लोग मेरे हैंड रिटन नोट्स बाय करना चाहते हो तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। एक छोटी सी अमाउंट रखी गई है, वो अमाउंट आपको पे करनी है। पे करने के बाद आप लोगों को आपकी जीमेल आईडी प्रोवाइड करनी है और वहां पे ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि 12-13 से पहले मैं आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दूं, जो कि न्यू ऐड हुआ है, क्योंकि पुराने वाला तो ऑलमोस्ट हम कर ही चुके हैं। ओके, क्लियर है? हिंदी, इंग्लिश, साथ में सीडीपी, इनके आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। साथ में प्रीवियस ईयर भी देने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी 15 के बाद। और उसके बाद अगर हरियाणा जीके की बात करते हैं तो हरियाणा जीके में मैंने आपको प्रीवियस ईयर ऐड कर रखे हैं, साथ में हरियाणा वेलफेयर स्कीम मैंने ऐड कर दी है। डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जीके भी आपको जल्दी ही अपडेट मिल जाएगी उसकी भी। और मैथ्स और रीजनिंग के आप लोगों के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ, क्योंकि अभी इतना टाइम है नहीं कि आप मैथ्स और रीजनिंग को बिल्कुल डिटेल में पढ़ो। तो ठीक है, ये एक नोट्स के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। तो आप किस पॉइंट पे थे हम भाई, इस पॉइंट पे थे ना कि हमारा क्या होता है भाई, प्री एक्टिव फेस होता है। प्री एक्टिव फेस मैं आपको टीच करवा रही हूँ, तो मैंने क्या किया भाई, पहले ही पीपीटी तैयार की कि बच्चों को आज कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। तो हम क्या करते हैं भाई, पहले लेसन प्लान करते हैं। फिर क्या होती है हमारा इंटरेक्टिव फेस। इंटरेक्टिव फेस हमारा अभी चल रहा है, आप और हम क्या कर रहे हैं भाई, इंटरेक्ट कर रहे हैं, मैं आप लोगों को टीच कर रही हूँ। उसके बाद आता है पोस्ट एक्टिव फेस। पोस्ट एक्टिव फेस में क्या आ जाएगा, फीडबैक। आप लोग जो कॉमेंट करोगे वो क्या होंगे मेरे, पोस्ट एक्टिव फेस होगा। वो क्या होगा, पोस्ट एक्टिव फेस। आप वहां पे क्या कर रहे हो भाई, इवोल्यूशन कर रहे हो। ओके, आप मुझे फीडबैक दे रहे हो। क्लियर है? नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ एजुकेशन। टाइप्स ऑफ एजुकेशन में क्या क्या आ जाती है भाई, आपकी फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। वो देखो किस प्रकार से होती है। फॉर्मल होती है भाई औपचारिक। औपचारिक यानी जहां पर हम रेगुलर जाकर के क्या करते हैं भाई, स्टडी करते हैं, जैसे कि हमने अपनी क्लासेस में की थी। इनफॉर्मल, इनफॉर्मल क्या होती है भाई, अनौपचारिक। कहीं पर भी हम क्या होते हैं भाई, पूरी अपनी जिंदगी में क्या रहते हैं भाई, लर्नर रहते हैं। हम किसी ना किसी से कुछ ना कुछ चीज सीखते रहते हैं हमेशा। तो वो कहीं पर भी हो सकती है, वो जरूरी नहीं है स्कूल में जाकर के होगी। तो वो हमारी क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट आता है नॉन फॉर्मल। ये तो इनफॉर्मल थी। और नॉन फॉर्मल कौन सी हो जाएगी, जो आप डिस्टेंस से स्टडी करते हो। जो आप क्या करते हो भाई, डिस्टेंस से स्टडी करते हो, वो हमारी क्या रहती है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। क्लियर है यहाँ तक? ये सारे कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर हो गए हों तो मैं अब चलने वाली हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि हमारा रहने वाला है बाल केंद्रित शिक्षा। अब देखिए बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होती है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि आज के टाइम पे हमारा क्या चल रहा है भाई, ट्राईपोलर प्रोसेस चला हुआ है। क्या चला हुआ है, ट्राईपोलर प्रोसेस। और इस ट्राईपोलर प्रोसेस के जो फादर हैं, जो जनक है, वो किसको कहा जाएगा भाई, जॉन डीवी को कहा जाएगा। जॉन डीवी ने क्या कहा था, करके सीखने के ऊपर बल दिया है। जॉन डीवी ने क्या दिया था, लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल दिया था। करके सीखो, जो हाथ है उसी को क्या बताया है,
उसका सबसे बड़ा शिक्षक बताया है जॉन डीवी ने। जब तक आप अपने हाथ से कुछ नहीं करोगे तब तक आप क्या नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते। और ये बात बिल्कुल सफल, बिल्कुल मतलब मुझे तो 100% ट्रू लगती है, ठीक है ना। कि भाई जब तक आप लोग कोशिश नहीं करोगे तो आप लोग कैसे कर पाओगे, आप लोग चीजों को खुद अपने हाथ से नहीं करोगे तो कैसे सीख पाओगे, ठीक है। तो आज की जो शिक्षा है हमारी वो लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल आधारित है, बाल केंद्रित शिक्षा है। ये देखिए जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो देखिए क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा फ्रेंड्स क्या कहती है, इसके समर्थक आपको पता लग गया जॉन डीवी है। एक ऐसी शिक्षा है जिसके अंदर हमें जो केंद्र है, जिसका जो सेंटर है वो कौन होना चाहिए भाई, बालक। यानी बालक की, अगर बालक फेल भी हो जाता है तो भी बालक की गलती ना होकर के किसकी गलती होनी चाहिए, सिस्टम की गलती होनी चाहिए। किसकी गलती मानेंगे हम, सिस्टम की गलती मानेंगे, बालक की कोई भी हम गलती नहीं मानेंगे। क्लियर है, समझ में आया। बाल केंद्रित शिक्षा क्या कहती है कि जो शिक्षण का, जो हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करते हैं, जो हम लर्निंग करवा रहे हैं, उसका जो केंद्र बिंदु है, शिक्षण का जो केंद्र बिंदु है वो कौन होना चाहिए भाई, बालक होना चाहिए। कौन होना चाहिए, बालक होना चाहिए। बालक को हमेशा केंद्र में रखकर ही स्टडी करवानी चाहिए, ठीक है, समझ में आया। बच्चे के ऊपर कुछ भी थोपना नहीं चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा क्या करती है भाई, शिक्षण को क्या बनाएगी, रुचिकर बनाएगी। क्योंकि बालक की जो, उसके जो एटीट्यूड्स होंगे, बालक के जो इंटरेस्ट होंगे, उसके अभिरुचियों का पता लगेगा हमें कि बालक का जो इंटरेस्ट है वो किस चीज में है। वो साइंस में ज्यादा अच्छा करता है, स्पोर्ट्स में ज्यादा अच्छा करता है, या उसका आर्ट्स में ज्यादा उसका इंटरेस्ट है। तो बाल केंद्रित शिक्षा इस चीज को प्रमोट करती है। बालक की जो रुचि है उनको ध्यान में रखा जाता है। तो समझ में आ गया, बाल केंद्रित शिक्षा में हमारा कुछ भी नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक कौन है, जॉन डीवी है। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है भाई कि जो शिक्षण का जो मुख्य केंद्र है, हमें किसको ध्यान में रख के स्टडी करवानी है, बच्चे को ध्यान में रख के स्टडी करवानी है, ना कि टीचर को सिलेबस को ध्यान में रख के स्टडी करवानी है, ठीक है। कि भाई बच्चा जो है वो किस प्रकार से स्टडी करना चाहता है, उसका किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, वो किस फील्ड में बढ़ना चाहता है, उसको उसी आधार पे क्या करवानी है, हमें एजुकेशन देनी है। ओके, देखो किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बाल केंद्रित शिक्षा से बन सकते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है, देखो ऑप्शन दिए हुए हैं। चाइल्ड सिटिंग इन ए कॉर्नर, कि जो बच्चा है वो एक कोने में बैठा रहे, ये शामिल है बाल केंद्रित शिक्षा में। लर्निंग इन रेस्ट्रिक्टेड एनवायरमेंट, बच्चे के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाएं, इस प्रकार के एनवायरमेंट में उसे पढ़ाना जाना चाहिए। एक्टिविटीज दैट डू नॉट इंक्लूड प्ले, ऐसी एक्टिविटीज को शामिल करना चाहिए जिसमें खेलों का कोई भी मतलब ना हो। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज फॉर किड्स, बच्चों के लिए उसके हाथों से करवाए जाने वाली क्रियाओं का ज्यादा महत्व होना चाहिए। तो इसके अंदर जो हमारा सही आंसर है वो क्या बन जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी, कि बच्चा है वो करके सीखेगा। बाल केंद्र शिक्षा में उसके जो हैंड्स हैं वो जो करना चाह रहे हैं वही क्या है, सही है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, पाठ्यक्रम कौन से शिक्षण चर में आता है, तो अभी मैंने आपको बताया था ना, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट तो हमारा कौन था, लर्नर क्या होता है भाई, डिपेंडेंट होता है। इंटरमीडिएट क्या होता है हमारा, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या था भाई, एक व्यापक दृष्टिकोण था। तो इसी के अंदर क्या आ जाएगा, हमारा पाठ्यक्रम आ जाएगा, इसी के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, कैरिकुलम आ जाएगा। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा हमारा, टीचर। जो टीचर है वो हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्लियर। अब चलते हैं भाई प्रोग्रेसिव एजुकेशन पे। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम पे डिपेंड है। इसके जो समर्थक करता थे वो कौन थे भाई, जॉन डीवी थे। जो हमारी बाल केंद्रित जो शिक्षा है, जिसकी मैं आपको बात बता रही थी, चाइल्ड सेंटर की, बच्चे को ही सेंटर माना जाना चाहिए, उसी को बस थोड़ा सा आगे मॉडिफाई करके बढ़ा दिया गया है, और वो हमारी क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन है। वो हमारी क्या है भाई, प्रोग्रेसिव एजुकेशन है। जो बालक था उसके अंदर तो क्या था भाई, जो बालक है उसको केंद्र मानना है हमें, बालक के हाथों से जो एक्टिविटीज होंगी वही क्या रहेंगी, अच्छी रहेंगी। लेकिन जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो क्या कहती है, बालक का क्या होना चाहिए, वही बाल केंद्रित शिक्षा ही है एक प्रकार से। लेकिन इसमें बालक का किसकी बात की गई है भाई, समग्र विकास की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है। बालक का क्या होना चाहिए, चहुमुखी विकास होना चाहिए। बालक का क्या होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि बच्चा सिर्फ मैथ्स में ही अच्छा करे। अगर कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं कर रहा है, वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, वो सिंगिंग में अच्छा है, तो उनको मतलब उस प्रकार का एनवायरनमेंट देना चाहिए कि वो उन फील्ड में आगे निकल जाए। तो वो क्या है, हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन है। बालक का क्या होना चाहिए भाई, समग्र विकास होना चाहिए, ऑल ओवर डेवलपमेंट होना चाहिए। क्योंकि बच्चों में क्या होते हैं, जरूरी नहीं है जो बच्चा मैथ्स में अच्छा है, मान लो अब जरूरी थोड़ी ना है वो इंग्लिश में भी अच्छा हो।
जरूरी थोड़ी ना उसकी हिंदी भी अच्छी हो, उसकी मैथ्स अच्छी हो, क्योंकि सभी जो बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, सब में क्या होती है भाई, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। तो हम बच्चे को जब भी टीच करवाते हैं, जब भी उसको पढ़ाते हैं, तो उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। क्यों ध्यान रखा जाना चाहिए? क्योंकि फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है विकास का जमाना है। बिल्कुल इस विकास के दौर में कोई भी बच्चा पीछे ना रह जाए, उसका ध्यान रखना चाहिए। अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर किसी बच्चे को मतलब थ्योरी से समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए उसको प्रैक्टिकल्स क्लास दिलवाई जानी चाहिए, उसकी लैब की व्यवस्था की जानी चाहिए। उसको जो समस्या आ रही है उसका समाधान किया जाना चाहिए, समस्या समाधान विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से शिक्षा को क्या बनाना चाहिए भाई, ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए शिक्षा करवाई जानी चाहिए। तो उसी को क्या कहते हैं, प्रगतिशील शिक्षण कहते हैं, प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहते हैं। क्लियर? जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसके अंदर बच्चा क्या करता है, लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल पर काम करता है, बच्चा करके सीखता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन हमेशा करके सीखने के ऊपर बल देती है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहती है कि जो शिक्षा है वो बच्चे के लिए बनी है, ना कि बच्चे के ऊपर शिक्षा को थोपना। बच्चे शिक्षा के लिए नहीं बने हैं, शिक्षा बच्चे के लिए बनी है। ओके, तो भाई जो हमारा जो क्या पढ़ रहे थे प्रोग्रेसिव एजुकेशन, तो उसका जो समर्थक करता था, उसको जो देने का श्रेय है वो किसको जाता है, जॉन डीवी को जाता है। किसको जाता है? जॉन डीवी को। लेकिन भारत के अंदर उसको ज्यादा प्रचलन किसने किया था? गीजू भाई ने किया था। किसने किया था? गीजू भाई ने किया था। प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक प्रकार से किसकी बात करती है भाई, जो बाल केंद्रित शिक्षा थे, जिसके अंदर भाई लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस से जो बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट है, बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट है, बच्चे का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, बच्चे का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, उसकी बात करती है हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी कहाँ जा रहे हो भाई? अभी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, तो आपको कमेंट करना है वीडियो के नीचे, और वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर देना है। तो अब देखिए, जो मैंने आपको प्रोग्रेसिव एजुकेशन बताया है, उसको जो प्रमोट करते हैं वो कौन कौन हुए हैं, कौन कौन सी विधियां हैं जो बड़े बड़े जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने दी हैं। कौन कौन इस चीज को प्रमोट करते हैं। आपको ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, सीटेट का एग्जाम नहीं है कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया काम चल जाएगा। और अब तो सीटेट भी काफी टफ आने लग गया है, और सीटेट चाहे बेसिक बिल्कुल कितना भी इजी आता हो, 10-11% से ऊपर, तो उसका भी रिजल्ट नहीं जाता है। तो बिल्कुल इतने हल्के में मत लीजिएगा। ओके, तो देखो भाई, एक तो क्या आती है हमारी खेल विधि। क्या आती है भाई? खेल विधि। तो खेल विधि है वो किसको प्रमोट करती है भाई? प्रोग्रेसिव एजुकेशन को प्रमोट करती है। कैसे प्रमोट करती है वो मैं आपको बताऊंगी, कि बच्चे को कैसे सिखाना चाहिए, खेल खेल में सिखाना चाहिए। बच्चे के ऊपर पढ़ाई का कोई भी बर्डन मत डालो, कोई भी उसके ऊपर बोझ मत डालो, बच्चे को खेल खेल में सिखाओ, बच्चा ऑटोमेटिक सीखेगा। तो जो खेल विधि है, ध्यान रख लीजिए, खेल विधि वगैरह ये है, ये आपसे मतलब हिंदी के अंदर जो पेडागोजी बनती है वहां से भी क्वेश्चन बन जाएंगे इसमें। सर्वप्रथम इंग्लैंड के गणित शिक्षक हेनरी कोल्डवेल कुक, नाम याद रखेंगे। खेल विधि के जनकदाता कौन है? हेनरी कोल्डवेल कुक। इन्होंने सर्वप्रथम क्या दी थी भाई? खेल विधि दी थी। इन्होंने क्या कहा कि भाई जो बच्चा है वो खेल को ही क्या करता है, पूरे मन से करता है। बच्चा जो खेलने का काम है, आपके घर में बच्चे हैं, मेरे घर में भी बच्चे हैं, उनको खेलने के लिए बोल दो, बड़े खुश हो जाते हैं। तो बच्चे को कहता है कि बच्चे को खेल खेल में सिखाओ, क्योंकि बचपन में बच्चा सिर्फ जो खेल है उसी को पूरे मनोयोग से करता है, तो उसको खेल खेल में सिखाओ, उसके ऊपर पढ़ाई का कोई भी बोझ उसके ऊपर मत डालो। तो अभी जो खेल विधियां हैं उसके अंदर कौन कौन सी खेल विधियां प्रचलित हैं, तो देखिए, जो हमारी किंडरगार्टन विधि है जो कि फ्रोबेल ने दी है वो प्रचलित है, उसको भी पढ़ेंगे। साहचर्य विधि है वो किसने दी है? मारिया मोंटेसरी ने दी है। साथ में मारिया मोंटेसरी ने एक विधि और भी दी है, जिसके बारे में आप लोगों को क्या करनी है भाई? स्टडी करनी है। वो कौन सी है? हमारी मारिया मोंटेसरी विधि। ओके, नेक्स्ट है पार्कहर्स्ट कुहेलना। पार्कहर्स्ट ने डाल्टन विधि दी है। तो ये क्या है भाई? खेल विधियां हैं जो क्या करती हैं? प्रोग्रेसिव एजुकेशन को प्रमोट करती है। बच्चे के मतलब बच्चे को खुद से खेल करके सीखने दो, ये ऐसा ये प्रमोट करती है। ओके, तो देखिए, साहचर्य विधि में क्या होता है कि इस विधि में बालकों को शब्द ज्ञान करवाया जाता है। सबसे पहले विभिन्न वस्तुओं पर उनके नाम लिखी पर्चियां लगा दो, बालकों को बता दिया जाता है कि उसके बाद पर्चियां अलग अलग कर पुनः एक बालक से वस्तु। ओके, इसमें क्या करते हैं भाई साहचर्य विधि में? मान लो भाई हमें बच्चों को क्या सिखाने हैं? एन आर आम सिखाने हैं। तो हमने क्या ले लिया भाई? एक तो क्या ले लिया हमने भाई, ड्रॉइंग तो मेरी बेकार है, ठीक है। एक तो क्या ले लिया? अनार ले लिया। उसके बाद एक क्या ले लिया? आम ले लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से सिखाएंगे कि इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया? ए, ठीक है, और इसके ऊपर क्या लगा दिया? आ। तो इससे बच्चों को क्या पता लगेगा
कि भाई ये जो अनार का जो चित्र है, पहले इसके ऊपर हमने क्या लगा दी थी, पर्चियां लगा दी थी, ठीक है। तो बच्चों को पहले पर्चियां लगा करके हमने सिखा दिया कि भाई ये तो अनार है और ये क्या है, आम है। और बाद में बच्चों को उन पर्चियों को हटा करके फिर उनसे पूछा जाता है कि भाई कौन सा अनार था और कौन सा आम था, उनके ऊपर क्या लगाओ, पर्चियां लगाओ। तो बच्चा इसमें क्या करेगा भाई, इंटरेस्ट लेगा, इंटरेस्ट से इस काम को करेगा और आराम से खेल खेल में सीख जाएगा। तो बच्चा क्या कर रहा है, खुद करके सीख रहा है यहाँ पे। तो जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, जो बाल केंद्रित शिक्षा है, वो भी हमारी यही कहती है कि जो बच्चा खुद करके सीखता है तब क्या करता है, ज्यादा सीखता है। तो इसको प्रमोट करती है साचरीय विधि। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आती है किंडरगार्टन विधि। ध्यान से देखिए, किंडरगार्टन विधि काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। किन्होंने दी है भाई, फ्रोबेल ने दी है। किसने दी है, फ्रोबेल ने दी है। फ्रोबेल का क्या मानना था भाई, किंडरगार्टन यानी नाम से ही क्लियर है कि जो एक शिक्षक को क्या बताया है, एक माली की तरह बताया है। शिक्षक को क्या बताया है, कि माली की तरह बताया है। और बच्चों को क्या बताया है, पौधे बताया है। कि जिस प्रकार से एक माली है वो अपने पौधों को सींचता है, उनकी देखभाल करता है, तो उसी प्रकार से एक शिक्षक को भी बच्चे को इस प्रकार का वातावरण देना चाहिए, तो ताकि उन्हें स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए प्रेरित करे और इस प्रकार का वातावरण दे कि जो शिक्षक है वो माली के रूप में काम करे और जो विद्यार्थी है वो किसकी तरह रहे, एक बगीचे की तरह रहे। ओके, नेक्स्ट आती है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि किसने दी है, कुमारी हेलेना पारकहस्ट ने दी है। अमेरिका के डाल्टन शहर में विकसित की गई, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, डाल्टन विधि कहा गया। ठीक है, जो डाल्टन विधि है उसके अंदर भी किसी भी टाइम टेबल की बात नहीं की गई है, किसी भी टाइम टेबल की बात नहीं की गई है। वो भी क्या कहता है डाल्टन विधि, कि जब बच्चे की इच्छा हो उसको तब पढ़ाओ, उसके लिए कोई टाइम टेबल मत पढ़ाओ बनाओ, उसकी जब स्वयं की इच्छा हो तब उसको स्टडी करने दो। ओके, तो ये थी भाई आपकी डाल्टन विधि। उसके बाद एक मोंटेसरी विधि भी होती है। मोंटेसरी विधि किसने दी है, मोंटेसरी ने दी है। मोंटेसरी विधि के अंतर्गत क्या होता है कि बच्चों को इस प्रकार से मतलब खोखले अक्षर दे दिए जाते हैं और सॉरी, अक्षर नहीं दिए जाते, बच्चों को इस प्रकार से खोखले आवरण दे दिए जाते हैं और उसके अंदर बच्चा खुद ऐसे कर करके उनके बीच में तब सीखता है। ओके, तो इनके कुछ गुण भी हैं, कुछ दोष भी हैं इन विधियों के। ये सब आपको मैंने नोट्स में ऐड कर दी हैं, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बाकी जब आपको टीचिंग विधिया में पढ़ाऊंगी तब आपको और डिटेल में बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे मैं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को ये नोट्स परचेज करने हो तो मैंने आपको बता दिया है कहाँ से आप लोग परचेज कर सकते हो। आपको क्लास कैसी लगी, आपको फीडबैक जरूर देना है। और आप लोगों के लिए जल्द ही मैं और भी सब्जेक्ट की क्लासेस लेकर के आने वाली हूँ। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।